Good morning, everyone. Am I audible? Yes, am I audible? Yes, ma'am. Okay, सब लोग कैमरा ऑन करो ना. कैमरा क्यों बंद रखा है कर रखा है? ऑनलाइन क्लास मीन्स कैमरा ऑन. ओके. अदिति, अनुराग, सोनाली शर्मा, ये प्रत्युष एंड पल्लवी. पल्लवी ने अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया है. पल्लवी, आप अपना रोल नंबर मेंशन करो. विशाल. अच्छा, इसका तो ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है. गुड मॉर्निंग मैम. तो क्या गुड मॉर्निंग. कैमरा जो वो सॉरी अपना रोल नंबर फर्स्ट में अपना लिखिए, उसके बाद आगे जो भी है नेम, फिर ये आपका कोड जो है ना वो डाल दो. ऐसे मत रखो, पहले रोल नंबर लिखो तो ऑनलाइन में फिर अटेंडेंस कैसे बनेगा. रोल नंबर रखिए, ठीक है. पल्लवी एंड विशाल. मैम. ओके. गुड मॉर्निंग. ओके मैम. चलो ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. याद है किसी को? बता सकता है मुझे कोई? व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एनीवन? कुछ भी बता सकते हो, जो भी पढ़ा है, जो भी ध्यान में बताओ. कोई ऐसा पनिशमेंट तो नहीं मिलने वाला है? गलत बोल दिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है. बताओ क्या है? Chance of occurrence of any event. Chance of occurrence of any event is probability. Okay. And what is conditional probability? Probability नहीं पढ़ाई थी. Conditional probability हम पढ़ाए थे. No मैम. अरे A given B, B given A क्या था? That was conditional probability. Yes, ma'am. एंड उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमें बेस थ्योरम वगैरह जो पढ़ना था वो उसी के बेसिस पे पढ़ना था, जो मैंने बताया भी था, और इसी के लिए वो जरूरी था जानना. सोनाली, हाँ या नहीं बताओ जरा. मैम शायद हम क्लास नहीं किए होंगे वो वाला, इसी कारण से. अच्छा, पहले कैमरा ऑन करो, म्यूट करिए सब, जिसकी वजह से. चलो ठीक है. ठीक है, अब देखो हम लोगों को पढ़ना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बताया था. एक बार हम उसको फिर से बताते हुए आगे चलते हैं. कैसे कैलकुलेट करना है थोड़े अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से, बिकॉज उसी पे पूरा का पूरा बेस थ्योरम बेस्ड होगा, जो कि एक बहुत ही लेंदी कहा जाए तो थ्योरम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं और आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे देखो, अगर इन जनरल एक कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान में रखना कैसे. मान लो आपने दो डाइस थ्रो किया है, ठीक है, या फिर चलो क्वाइन थ्रोइंग का ले लेते हैं. क्वाइन थ्रोइंग का कम कॉम्बिनेशन बनेगा. जैसे मान लो एक क्वाइन थ्रो करोगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. यही दो आउटकम है. बताओ और कुछ है या नहीं? और भी कुछ होगा? सत्यम, और कुछ होगा? No, ma'am. कोई और आउटकम नहीं है. लेकिन सपोज आपने दो क्वाइन टॉस कर दिया है, सो क्या हो सकता है? एक क्वाइन में हेड टेल आए, दूसरे में भी हेड टेल आए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? सो मान लो यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं, जो ऐसे अगर हम बना दे तो तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाएगा. जैसे देखो, एक क्वाइन आपने टॉस दिया, सपोज क्वाइन 1, और दूसरा क्वाइन 2 ले लो, इधर है. दोनों क्वाइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बिकॉज देयर वाज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. अब दोनों का जब कॉम्बिनेशन, दोनों को जब एक साथ थ्रो करोगे तब क्या हो सकता है? द आउटकम में भी हेड और हेड दोनों पे हेड आ जाए, तो ये आउटकम हो जाएगा. और ये हेड हेड हम कैसे लिख रहे हैं? इसमें भी इधर से हेड आया है और इधर से इसमें भी हेड आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेड हेड लिख दिया.
अब यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा, एक में हेड आ रहा है और दूसरे में टेल आ रहा है। समझ रहे हो कैसे बना रहे हैं, बताओ। यस मैम, समझ में आ रहा है। ये हेड टेल इधर कॉम्बिनेशन, इधर हेड टेल आया है, तब ऐसा रिजल्ट है। अब यहाँ पे यही चीज को समझना है, इधर से टेल आया है आपके पास और यहाँ पे हेड आया है, सो ऐसे लिख दिया मैंने इसको। दूसरे में इधर आ जाओ, इसमें टेल है और इसमें टेल है, तो कितना टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ, 4। पहले क्या था, सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, अब कितने हो गए, 4 पॉसिबल आउटकम है, 4 है टोटल। जिसमें कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, एक हेड हेड होगा, ये वाला रिजल्ट, एक हेड टेल होगा, एक टेल और हेड होगा, और एक टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है। अब अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये चीज ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एक और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है उसमें ये बहुत यूजफुल होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, लेकिन अगर टेल आ रहा है, इसमें टेल का वैल्यू t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 वर्ड हम लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि टेल जो है वो नहीं आया हो। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज फॉर टेल एंड h इज फॉर हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू 0 जब हम लिख रहे हैं, तो इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा है बताओ तो जरा, जिसमें टेल का वैल्यू 0 हो, मतलब टेल नहीं हो। हेड 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 वाला कॉम्बिनेशन ये जो फर्स्ट है, तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं, हेड हेड वाला जो रिजल्ट है ये होगा। और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये एक रिजल्ट आया है और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 4। सो दिस डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये होगी। समझ रहे हो क्या आ रहा है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी भी पॉइंट पे। नहीं, फिर से बता दे रहा है, देखो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन, आपने एक नहीं 2 पॉइंट टॉस किया है यहाँ पे। पहला क्वाइन 1 है, दूसरा क्वाइन 2 है। अब दोनों के क्वाइन के कॉम्बिनेशन पे रिजल्ट डिपेंड करता है। तो पहले क्वाइन को आपने टॉस किया, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, ये कॉम्बिनेशन होगा जो हेड टेल हम यहाँ लिख दिए हैं। दूसरे क्वाइन में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हम आउटकम यहाँ लिख दिए हैं। अब दोनों का जो रिजल्ट है उसके कॉम्बिनेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। दैट मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आप कॉइन टॉस करके देख सकते हो, यही चारों कॉम्बिनेशंस में से कुछ आएगा और कोई रिजल्ट नहीं है। तो अब इस रिजल्ट में मैंने इसको क्या किया है, ये जो प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू 0 है ना, इस प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ही रख रहे हैं, बट यहाँ पे हम नोटेशन का तरीका जो है, लिखने का तरीका है, वो बदल दे रहे हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू 0 का मतलब है टेल इज इक्वल टू 0, टेल नहीं होना चाहिए। टेल नहीं है ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है हेड और हेड, जिसमें टेल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आ जाओगे 1 टेल, इसमें आ जाओगे इसमें भी 1 टेल है और इसमें 2 टेल है ना। सो आउटकम जिसमें टेल का वैल्यू 0 हो, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, सपोज मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ना लिखकर लिख दिया हेड इज इक्वल टू 0। सो अब ऐसा कौन सा आउटकम है जिसमें हेड का वैल्यू 0 हो, मतलब एक भी हेड नहीं है, ऐसा कौन सा आउटकम है, टेल टेल ये टेल टेल वाला रिजल्ट। सो अब यहाँ पे आप टेल टेल वाला रिजल्ट कब है, जिसमें सिर्फ एक है ऐसा रिजल्ट जिसमें नहीं होगा, तो 1 कितनों में, 4। सो 1/4 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी और 1/4 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। ये इस केस में हमेशा जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी है कि दोनों का आउटकम रिजल्ट सेम ही होगा, बट हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। सो इसमें भी आप टेल का वैल्यू 0, ऐसा कौन सा आउटकम है, इन 4 में आप नोट करके देखोगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि जो रिजल्ट आएगा वो इसके आउटकम पे ही डिपेंड करता है, ये वाले 4 आउटकम पे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास जो होते हैं वो 4 डिनोमिनेटर में आता है जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है। तो फेवरेबल केसेस, हेड हेड वाला केस इसके लिए फेवरेबल था, टेल टेल वाला केस इसके लिए फेवरेबल था।
ठीक है, और टोटल तो 4 होगा ही, ये तो हर केस में रहेगा, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो यही रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में वापस से हम आ जाए, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने लिख दिया टेल इज इक्वल टू 1, सपोज जब टेल इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 3 out of टेल 4. का वैल्यू 1 होना चाहिए, 3 नहीं होगा, बिकॉज 1, टेल का वैल्यू 1, Okay. दैट 2 मीन्स out देयर of इज 4. 1 टेल ओनली। सो 1 टेल इसमें है, एक टेल, और इसमें है एक टेल, इसमें 2 टेल हो जा रहा है और इसमें एक भी टेल नहीं है ना? कृष्णा समझ में आ रहा है? यस मैम, 2/4 ठीक। होगा इसका मैम। हाँ, तो ये 2 हो जाएगा, टेल टेल यहाँ पे मिल रहा है, टेल 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 और हेड, टेल और हेड, एक ही टेल होना चाहिए। कंडीशन ये डालने का मतलब ये हुआ ना कि देयर इज 1 टेल, 1 टेल आ गया आपका इन दोनों आउटकम में, सो दैट विल बी 2/4। 4. सो 2/4 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब इसी तरह अगर पूछ दिया जाए, इसी में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, सपोज टेल इज इक्वल टू 2, अब क्या हो जाएगा? टेल का वैल्यू 2 कहाँ है? 1 out of 4. 1 आउट ऑफ 4, सो 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, टेल वाला 0, हम इसको, आप कॉपी पेन रखे हो, 1 मिनट, आप कॉपी पेन रखे हो ना, तो ऐड करके जरा देखना, हम जो जो पोर्शन बोल रहे हैं उसको। एक आप टेल, ये वाला पोर्शन, इसको ये रखो, t इज इक्वल टू 0, दूसरे में करो t इज इक्वल टू 1, ये वाला रिजल्ट, और थर्ड में लिखो t इज इक्वल टू 2, इन तीनों को आपस में ऐड करो, देखो रिजल्ट क्या आता है। वन मैम। 1 आ रहा है ना? यही चीज समझना है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होगा, जब भी आप टेल ले रहे हैं तो टेल का वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2 आ रहा है, इससे ज्यादा तो टेल का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। तो जब आप टेल का सारा वैल्यू आपस में जोड़ोगे प्रोबेबिलिटीज, तो वो 1 आ 1. जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप हेड का सारा वैल्यूज अगर जोड़ोगे तब भी 1 आ जाएगा। तो इसको हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं, जो कि मैंने बताया था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 होता है ना? Yes, ma'am. यस मैम। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। तो वही चीज यहाँ पे हम अप्लाई करके देख लिए, और ये जो रिजल्ट आता है ना आपके पास जो आया है, दिस वन इज 1/4, 1/2 और 1/4, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, फॉर 0 वैल्यू 1/4 आया है। ठीक है, और दूसरे में देखोगे तो 1 के लिए 1/2 आया है, और 2 के लिए 1/4 आया है रिजल्ट ना, ये सब आपका। ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, ये वैल्यूज क्या होता है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी से, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें इसी चीज का यूज किया जाता है। तो ये चीज यहाँ ही आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे जाते हैं। अब इसको जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ने लगता है तो इसको x पढ़ लिया जाता है और इसको px पढ़ा जाता है। 1 मिनट, ये x हो गया और ये px हो गया, मतलब x क्या हो गया, x इज वेरिएबल जिसको आप नंबर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा, और px जो होता है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x। ये यहाँ पे आप नोट करके साइड में लिख लो इस रिजल्ट को, और इसको यहाँ पे साइड में ये भी नोटेशन डाल लो। 1 मिनट, हाँ डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए हम, ये जो है इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक जाने का तरीका है, इसको रख लो, क्योंकि इसका यूज आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम, ठीक।
ठीक है, मैं इसे मिटाऊं अब? Yes, ma'am. ओके चलो, इसके बाद अब देखो मैंने जो बताना था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम शायद उस दिन बताए भी थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी इज इक्वल टू, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको समझो होता क्या है ये। ए गिवन बी, इसको यही पढ़ोगे, ए स्लैश बी नहीं पढ़ोगे और बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, क्या प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन ए का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन बी इज गिवन। ये है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब। अब इसमें देखो ध्यान से कि क्या करना है। सपोज अब आपको एक थोड़ा हम क्वेश्चन थोड़ा इनलार्ज करते हैं। मान लो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है डाइस थ्रोइंग का, ठीक है। आपने 2 डाइस थ्रो किया है, ठीक है। डाइस थ्रोइंग समझ गए? लूडो खेलते हो, डाइस थ्रो करते हो, तो उसमें आपने 2 डाइस एक बार थ्रो किया है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8, सम ऑफ 8, ठीक है। सम ऑफ 8 क्वेश्चन है। अब देखो सम ऑफ 8 कब मिलेगा आपको? आप डाइस थ्रो कर रहे हो, सम ऑफ 8 कब मिलेगा? पहले में अगर 1 है, दूसरे में 6 होगा, तो सम ऑफ 8 नहीं मिलेगा। मिल सकता है? नो मैम। नो मैम। नहीं मिलेगा। या तो इस चीज को आप ऐसे पूरा कैलकुलेशन करके देखो, नहीं तो अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में थोड़ा इसको ज्यादा समझना है तो ऐसा कर सकते हो, जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया था ना, इस चीज को हम इरेज कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पूरा रिजल्ट है इधर से। और यही चीज यहाँ भी करना है, जो अभी हम डाइस थ्रोइंग कॉइन टॉसिंग के लिए कर रहे थे, वही चीज यहाँ कर लो। इससे क्या होता है, सारा का सारा आउटकम आपको एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो रिजल्ट आया 1 1 आएगा पहला केस में, एक सर्किल में लिख लीजिए। 1 2 आ गया, यही होगा ना। फिर आपका 1 और 3 आएगा आउटकम, उसको भी लिख लो। डिस्टर्बेंस किसकी तरफ से आ रहा है? म्यूट कर दो, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करना। 1 4 1 5, तो इस तरह से रिजल्ट ऐसे ऐसे बना के लिख लो। इससे तुमको एक जगह सारा कलेक्शन मिल जाएगा। जिसको दिक्कत होती है बनाने में उसके लिए है ये। अगर नहीं आपको दिक्कत होती है तो आप आराम से बना सकते हो, ऐसे भी जैसे बनाते हो। अब ऐसे कर लेने से क्या होता है, सारा लिस्ट एक जगह बना हुआ मिल जाएगा। जैसे दूसरे वाले में हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अब देखो यहाँ पे सम 8 चाहिए, तो सम 8 इन सब में अभी तक तो मिला नहीं। 5 2 7 और 2 और 6 यहाँ पे मिल गया। ये जो है सम ऑफ 8 वाला केस हो गया। दूसरे में आ जाओ, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर सम ऑफ 8 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। 5 और 3 ऐड करिएगा तो 6 हो जाए, 8 हो जाएगा। ये 8 यहाँ आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया। इसमें आ जाओ वापस से 4 1 4 2 4 3 4 4, ये भी आ जाएगा 8 आपका, ठीक है। 4 5 4 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ आ जाओ 5 1 5 2। ऐसे कर लेने से आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 रिजल्ट आ रहा है, इस तरह से लिख लो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उसके बाद उसके सारे कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिख लो, तो जो जो कॉम्बिनेशन बनेगा सब के सब एक जगह लिस्ट बन जाएगा। तो तुमको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपना, अगर आपको दिक्कत हो जाती है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, नहीं बन पा रहा है, इन दैट केस आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 ही रहेगा तभी ऐसा बन पाएगा, 2 से ज्यादा रहेगा तो नहीं बन पाएगा। 6 1 6 2
तो इसमें भी 8 आ जाएगा, इसमें भी 8 आ जाता है। यहाँ पे अब देखो, इसमें 6 3 हो जाएगा तो 9 हो जा रहा है, 6 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 6 5 में 11 हो जाएगा और 6 6 में 12 हो जाएगा। चलो इतना बना। अब मैंने क्वेश्चन जो पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, मतलब एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट मिल रहा है उसको ए बी रख लो। अब यहाँ पे ए गिवन बी जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा कंडीशन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया वैसे आउटकम्स जिसमें 8 आ रहा है, तो इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। और देखो कहीं 8 आ रहा है? नो मैम। नो मैम। श्योर हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसमें 8 आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, बस। और कहीं नहीं 8 आएगा? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, दैट मीन्स अब कितने आउटकम्स हमारे पास है? 5। 5. 5। सो 5 आउट ऑफ कितना? 36. 36। सो यही चीज आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। अब इसी चीज को आप कॉम्बिनेशन बना के देखना, निकालना। चलिए देखिए आगे। अब सेट, इसी को हम सेट थ्योरी के बेसिस पे देख लेते हैं। मतलब और भी क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता, कभी कभी अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लो एक सेट ए है जिसमें आपको पूछा गया है नंबर ऑफ सेट, कुछ नंबर दे दिया गया है 2 4 8 9 11, ऐसा कुछ नंबर है। बी दूसरा सेट दे दिया गया है जिसमें मान लो 6 8 9 15 ये दिया हुआ है। ए और बी, अब इसमें पूछ दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। चलो निकालो तो कैसे निकलेगा? किसकी तरफ इतनी आवाज आ रही है? चलो बताओ जरा कैसे निकालेंगे इसको? मैम कंडीशन कुछ रहेगा तब ना। हम्म, ये कौन है? नाम पता कुछ? भास्कर है क्या? अभिषेक कुमार यादव। इसको
बन पाएगा इस इंफॉर्मेशन से, हाँ या ना? नो मैम, कंडीशन रहेगा तब ना बनाएंगे मैम। हाँ, कंडीशन क्या होना चाहिए, कैसा कंडीशन होता है? जैसा आप दीजिएगा। मैम 1/8 आएगा। 1/8 कैसे की, बताओ जरा मुझे। मैम A यूनियन B पहले निकाल लियो, ठीक है। तो उसमें 8 टर्म्स है, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन दोनों में से निकालिए तो वो भी एक है, तो 1/8। इंटरसेक्शन एक नहीं है, दो है ना, 8 and 9 आर देयर। 8 and 9। ए में 2 4 8 9 11 है, बी में 6 8 9 15 है। यस मैम, तो 2/8 आएगा। तो मैम इसके यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने से प्रोबेबिलिटी किस तरह से बाउंड कर रहा है? यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने से प्रोबेबिलिटी जो मिल रहा है वो फेवरेबल का मिल रहा है, कंबाइन के फेवरेबल का मिल रहा है। चलो ठीक है। तो मैम अभी क्वेश्चन अनकम्प्लीट है ना मैम? क्वेश्चन को कंप्लीट तुम करो ना, क्या कंडीशन डालना चाहिए बताओ तो पहले। मैम हम नहीं जान रहे तब ना पूछ रहे हैं मैम। देखो यहाँ पे दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे बनाया जा सकता है। अगर आपको वैल्यूज यहाँ नंबर के टर्म में दिया हुआ है ना, क्योंकि ए और बी नंबर ऑफ सेट होता है, तो इसमें आप अगर निकालोगे तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो जैसे नैन्सी बना रही है ना वैसे बन जाएगा। दो वे में इसको सॉल्व किया जाता है। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ये जो कॉम्बिनेशन दिया है ये अगर निकाले, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ये, इसको अगर नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट देखें तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, और ए यूनियन बी से इसका ओवरऑल आउटकम मिल जाएगा। ओवरऑल आउटकम जो अभी हम कॉम्बिनेशन के टर्म से निकाल रहे थे, जो ऐसे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टर्म्स लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा सेट आ रहा था, ये पूरा सेट आ रहा है, दोनों में कॉम्बिनेशन में 8 पॉइंट देखो, दोनों में कॉमन है ये वाला टर्म, इनफैक्ट ये पूरा ही कॉमन है ये दोनों। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए यूनियन बी में इस पूरे का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन मैंने कहा ना दो तरह से पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी एक का गिवन है, दूसरे का कैलकुलेट करो, दूसरे का गिवन है, एक का कैलकुलेट करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म में। और कभी कभी क्वेश्चन होता है जस्ट कॉम्बिनेशन का सिंपल टर्म ऐसे सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि उसी के रेफरेंस में आपको रिजल्ट्स निकालना है। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था लाइब्रेरी से बुक लेकर। लाइब्रेरी कार्ड ही नहीं बना है मैम। नहीं बनाए हो तो फिर किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास तो होगा, अगर होगा तो फिर बाकी लोग किसी के क्वेश्चन शेयर पास कर नहीं देते होगा। हैं। उसके बाद तो मैम कोविड ही आ गया, बंद ही हो गया। कोविड उसके बाद नहीं आया, कोविड एग्जाम के बाद आया, हम पढ़ाए थे तब की बात कर रहे थे। ठीक है, उससे पहले क्लास नहीं किए हैं मैम हम। कोविड उसके बाद आया, पहले पढ़ लिए हो सारा कुछ, एग्जाम दे दिए हो, उसके बाद भी कुछ क्लास किए हो। मैम पहले एग्जाम दिए उसके बाद हम जिस दिन क्लास बोली किए मैम वो हैं। लास्ट क्लास था 30 अच्छा ठीक, 31st को ठीक है समझ गए। 31st। दिसंबर। समझ गए, चलो ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन को इस तरह से समझो क्या है। एक मान लीजिए आपके क्लास में सपोज कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिया होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन होता है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो कहीं ना कहीं मान लो ये ए यूनियन बी है, मैम नंबर वो जो ऑफ, पीछे हाँ, वाला जो क्वेश्चन लिखे थे उसका कंप्लीट नहीं 2 किया by क्या 8, आपने? 2 by 8, 2/8। हाँ 2 by 8 है तो 1/4 हो जाएगा।
A union B that is 30. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। अब इसमें मान लो कुछ है नंबर ऑफ पर्सन्स हु सक्सीडेड, कुछ पास कुछ फेल, ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है, या फिर पास फेल चलो छोड़ दो, मान लो कुछ 20% है जो चाय पीते हैं, ठीक है। मैम उसका 2/8 कैसे होगा? ए यूनियन बी कितना आया एज था? कैसे होगा वो तो पता नहीं चल रहा है ना मैम। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो। मैम वो नहीं पता है। अरे सेट लिखे थे नो मैम, हाँ मैम, क्लास नहीं लास्ट किए का हैं। तुम क्लास किए थे लास्ट में भास्कर, हमको याद है मैं बहुत नहीं अच्छा मैम, से। हम क्लास नहीं किए हैं। लास्ट में क्लास किए थे। अरे मैंने यूनियन निकालो एग्जाम ना, ए यूनियन बी एग्जाम के बाद ही 2 पढ़ाए थे। एग्जाम के बाद 2/7 कहाँ पढ़ाए होना हैं? चाहिए ना। 2/7 हो रहा है। यस मैम, वही तो 7 आ सेवन आ रहा है, सकता एक है। मिनट रुको। मैम एक बार आप बता दीजिए ना। रुको, हाँ चलो यही था ना। यस मैम। वो भी सांस ले रहा है, बंद करो। चलो ये देखो यहाँ पे 2 4 8 6 9 11, ए यूनियन बी क्या आएगा बताओ? 2 4 8 9 11 6 15 2 4 6 8 9 2 11 4 15 हाँ 2 4 4 6 6 8 8 9 9 9 11 15 11 एंड 15 कितना हुआ? काउंट 7 करो। मैम 7 7 को 7 है, चलो ठीक है, तो 7 हो जाएगा। और ये इसमें 2 कॉमन है, तो कॉमन वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। 2 4 6 8 9 11, ठीक है। सो 2/7 ये हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। म्यूट करो यार, कौवा बोल रहा है सर। चलो अब तुम लोग कहाँ कहाँ का बात उठा के मत लेके आ जाओ। चलो ठीक है, अब हम आगे बताएं। यस मैम। यस मैम। चलो सब लोग म्यूट करो, पूछना होगा तो फिर अनम्यूट करना। चलिए देखिए बता रहे हैं, सेट ए बी का एग्जाम्पल। सबका फिर से कैसे बंद हो गया इन तुम लोगों का क्या बोलते हैं कैमरा? एग्जाम्पल क्लास का ले रहे थे ना। चलो N30 है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या होता है कि कुछ कंडीशन डाल देने। देखो कंडीशन डालने का मतलब क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन ही था जो तुम्हारा डाइस थ्रोइंग का था, ठीक है, डाइस थ्रोइंग में ही उठा लो। सम ऑफ क्या था, सम ऑफ 8 होना चाहिए था अपर फेस पे, ठीक है, सम ऑफ 8। अब सम ऑफ 8 आया है या नहीं आया है, ऐसा केस आपको कितनी बार मिला है, कितना केस मिला है सम ऑफ 8 आने का? 5 बार मैम। 5 आया था। 5 केसेस कितने में? 36 में। अच्छा। अब अगर इसमें कंडीशन और इम्पोज कर दिया जाए कि सम ऑफ 8 भी आना चाहिए और साथ में जो अपर जो सेकंड डाइस था उस पर 6 वैल्यू आना चाहिए था, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉपी पेन है, करके देखो, क्वेश्चन पूरा लिखो, समझो क्या करना है। कंडीशन है डाइस पे आपको सम ऑफ 8 आना चाहिए और उसमें कंडीशन डाल दिया गया है कि सेकंड जो डाइस का 2 आउटकम आता है ना, एक आता है, मान लो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फर्स्ट में मान लो 4 4 आया, सपोज 4 4 करोगे तो 8 तो आएगा। इसमें सेकंड डाइस जो है उस पे 6 आना चाहिए, ये कंडीशन डाल दिया गया है।
1/36 मैम। 1/36। हाँ हाँ यस मैम, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। 1/36 सिर्फ एक हाँ। कंडीशन आएगा। और इसमें 1/36 आपने किस बेसिस पे निकाला है? दो डाइस वो थ्रो किया गया था मैम। फर्स्ट डाइस तो 2 आएगा और सेकंड डाइस 6 आएगा मैम। और कंडीशन ये मतलब लास्ट डिजिट सॉरी सेकंड डिजिट पे 6 रहेगा ना मैम। हाँ, सेकंड उसको डिजिट में minus- 6 रहेगा और बाकी पे बाकी पे तो मैं उसको माइनस करना पड़ेगा ना 8 से, जो आया तो 2 आया। 2 आया था। 2 कैसे आया था? आएगा कैसे नहीं? फर्स्ट डिजिट पे अगर सेकंड डिजिट पे 2 है तो ऑब्वियसली मैम फर्स्ट फर्स्ट डिजिट पे 2 रखना पड़ेगा। टोटल टर्म तो वो 2 आ जाएगा, उससे मतलब नहीं है। हम वो पूछ ही नहीं रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि कंडीशन ये जो इम्पोज किया गया है, ये सिर्फ सेकंड पे कंडीशन डाल दिया गया है ना। यस हाँ तो मैम फर्स्ट कंडीशन है कि तो सम ऑफ इसको 8 देखो, आना चाहिए तो मैम। अब यहाँ पे यही चीज आपको समझना है कि कंडीशन जो है ये टोटल ओवरऑल रिजल्ट के बेसिस पे भी बताया जा सकता है। यस मैम। ये जो रिजल्ट बता रहे हो, यही चीज हम अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने से रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो ये वही है कि टोटल आउटकम से आपको रिजल्ट मिल जा रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, टोटल आउटकम से रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पे कंडीशनल का दूसरा, जैसे आपको रिजल्ट के बेसिस पे सॉल्व करके सिंपलीफाई करके निकालना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में जहां ओवरऑल आउटकम आपको पता है, वहां पे आप उस कंडीशनल के उस पहले तरीके से जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे निकाल सकते हैं। समझ गए? मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम से यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिस पे इसको सॉल्व किया जा सकता है, अभी जो कंडीशनल हम देख रहे हैं उसमें। लेकिन बाकी केसेस में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही चीज समझना है। और ये चीज एकदम अच्छे से बैठा लो दिमाग में कि यूनियन और इंटरसेक्शन कहाँ होगा, जहां टोटल पॉसिबल आउटकम आपको पता है वहां पे ये हो सकता है, लेकिन बाकी केसेस में ये नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिया था, देखो पलट के, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था और ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। मैंने सॉल्व करके आने के लिए कहा था, देखो तो जरा है। देखिए ए एंड बी सेट ऑफ नहीं है, वो तो सोल्व हो चुका था ना। वही चीज पूछ रहे हैं। बताओ ना कैसे बनाए थे, उस चीज को समझ में आया था? हाँ मैम मैम फिर से क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, हम नहीं थे क्लास में। यस मैम, हम भी नहीं थे, हम बताइए ना फिर से। अभी हम क्या कर रहे थे ये बताओ तो पहले। मैम वो कंडीशनल वाला जो क्वेश्चन इन मतलब बताई थी ना, वो क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए मैम। वही तो हम पूछ रहे हैं कि अभी हम जो बता रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, तुम लोग सो रहे थे। क्वेश्चन बोल दीजिए मैम, क्वेश्चन अभी कौन सा अभी था? अभी सोनाली कर क्या रही है? अभी सोनाली क्या मैम कर रही थी? तब से क्या कर रही थी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही हमको लग रहा है कि तुम इतने देर से सपने में थी और अभी अचानक से याद आया, नींद टूटा है। नो मैम। क्वेश्चन हम याद करके रखे हुए हैं। आपको तो पूरा बुक याद होगा मैम। हाँ चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो बता रहे। Probability of some event A is equal to 0.6, ठीक है। Probability of B is 0.3, ठीक है। 0.6 and 0.3।
probability of A intersection B is equal to 0.2. So probability of A given B क्या होगा? A given B और probability of B given A भी हमको बताओ क्या होगा? फॉर्मूला बता दिए हैं पहले ही, है ना? ये असाइनमेंट में क्वेश्चन है मैम, आइमा वाला। है, हमको पता है, इसीलिए हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए तुमको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है, और जो हम बता रहे थे वो सिंपल टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ था, उसी को कन्वर्ट कर किया, मतलब सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे करके नहीं दिया हुआ है, और इसमें अलग अलग दिया हुआ है। अब आपको सिंप्लीफिक बस इक्वेशन पे रख देना है, वैल्यू मिल जाएगा। ए गिवन बी निकालना है तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला क्या था जो शुरू में ही हम बताए थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो होता है उससे डिवाइड किया जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैम 2/3 हाँ, क्या रहा है? 0.2 2/3 डिवाइडेड बाय 0.3 3 होगा। हाँ, बी है तो Yes, 3 हो ma'am. जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2/3। ये प्रोबेबिलिटी है, 2/3 ठीक है। अब अगर Yes, इसी ma'am. में दूसरे वाले सेक्शन में आ जाओगे तो क्या है? प्रोबेबिलिटी 1/3 ऑफ बी गिवन ए, मतलब ए गिवन बी एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, डिवीजन में यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 1/3। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6 0.6। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पे, मतलब आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। पहले वाला जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा था, उसको कन्वर्ट करके लाना था। सो 2/6 इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/3। 1/3 सो ये दोनों आंसर है आपका रिजल्ट। तो अब ये ध्यान देना, ए गिवन बी गिवन ए, कभी कभी क्या पूछता है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया जाता है यहाँ पे, तो ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, और साथ में क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर देन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो यहाँ पे क्या है? ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी B गिवन given है ए से। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देता है कि अगर ये ऐसा ऐसा दिया हुआ है तो विच वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है या फिर वो ग्रेटर है, इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। मैम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करके कुछ क्वेश्चन था मैम असाइनमेंट में, वो भी ठीक है, बता रहे। अब ये चीज हो गया, समझ गए? तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेगा, आप दोनों जब कैलकुलेट कर दोगे तो कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है समझ में आ जाएगा। सोनाली, तुम्हारा कैमरा क्यों बंद है? यस मैम। मैम इसी से रिलेटेड था। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ये अगर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर है, ये दोनों इक्वल है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिजल्ट इसके बराबर, इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हम इरेज करें इसमें से कुछ पोर्शन, लिख लो पहले, इसको लिख लो। तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन ही नहीं है, क्या है पता एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा मैम। क्वेश्चन नहीं, मतलब वो जो आप बताएं इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला। पहले इतना वो हम बताए ही नहीं है अभी, इसको लिख लो फिर हम बता रहे हैं। लिख लिए मैम। ठीक है, मिटा दो फिर। यस मैम। चलो यहाँ से देखिए, ये पोर्शन अगर आ जाता है इसी फॉर्मूला में, इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूला में अगर ये टर्म आ जाए, इंडिपेंडेंट का टर्म मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को
कि आपका आप एग्जाम दे रहे हो, आपका जो रिजल्ट आएगा पास फेल कर रहे हो वो किसी और कैंडिडेट से, जो भी और स्टूडेंट है, जो भी आपके कलीग है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि आप पास फेल करोगे, उसका रिजल्ट आपको इम्पैक्ट करेगा, आप पे ही उसका इम्पैक्ट होगा, कहीं ना कहीं किसी और पे नहीं होगा। इसी तरह दूसरा बच्चा कोई पास हुआ है या फेल हुआ है तो उसके उसके रिजल्ट से सिर्फ उसको मतलब है, बाकी किसी को मतलब नहीं है। यही चीज होता है इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट। आपने 2 पॉइंट टॉस किया है अलग अलग, तो दोनों का रिजल्ट अलग आएगा। सेम भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो रिजल्ट दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। अगर अफेक्ट नहीं करता देन दैट इज इंडिपेंडेंट, और अफेक्ट करता है तो डिपेंडेंट होगा। यही चीज समझना होता है। मान लीजिए आप अगर एग्जाम दे रहे हो, एक कोई भी एग्जाम दिया और दोबारा फिर से वही एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाता है, तो यहाँ पे आप डिपेंडेंट हो गए। अब यही मैथमेटिकली अगर देखो, इस P का, इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर यही रिजल्ट, ये चीज यहाँ खत्म हो जाए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसका वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर आ जाए, मतलब ये डिनोमिनेटर वाला जो रिजल्ट है ना, ये खत्म हो जाए, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इस कंडीशन का इस पे कोई वैल्यू इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तब ये इंडिपेंडेंट होगा। और अगर यही पे, यहाँ पे इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर आ जाए, तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इन शॉर्ट ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर A होता है तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। दिस इज इंडिपेंडेंस। इसका मतलब उसका जो इंडिपेंडेंट हुआ मैम, हाँ, अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट है। ये डाल लो, ये यहाँ ये से सेकंड जो है ना, B गिवन है इज इक्वल टू, इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो, अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डाल लीजिए ये चीज। अगर ऐसा नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं, ठीक है। मैम समझ- दोनों इंडिपेंडेंट है मैम। हाँ, अगर हाँ, ऐसा है तो इंडिपेंडेंट है, और अगर यही इक्वलिटी नहीं होगा देन इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों चीज लिख लो मैथमेटिकली, समझ गए। अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट, अनइक्वल है तो डिपेंडेंट, बस यही देखना है। तुम दोनों एक साथ कैसे ज्वाइन कर रहे हो? कौन सा मैम? कुछ नहीं, छोड़ो तुम लोग। हो गया फिर, चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम कुछ क्वेश्चन और है जो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आपको? हाँ हाँ, भेज देना, नहीं। टाइम मिलेगा तो फिर हम बता देंगे। ठीक है। चलो ठीक है। आजकल पढ़ रहा है कृष्णा लगता है। असाइनमेंट है, हाँ। असाइनमेंट है। और तुमको तुम बहुत नहीं सारी पढ़ यात्रा रहे हो, कर लेगा। क्वेश्चन वैसे नहीं दे बताना है मुझे, वैसे नहीं पूछना है। बना चलो, दीजिए रोल नंबर मैम, अटेंडेंस हाँ हाँ, हो गया, अटेंडेंस हो गया। मेरा मैम भी रोल नंबर 26 विशाल मैम। ओके। मैम 25 मैम 20